नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 6 जिसका नाम है मानव संसाधन। इससे पहले हमने संसाधन पढ़ा था। संसाधन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन। और संसाधनों को जब मैंने वर्गीकरण किया था तो उनके अंदर एक संसाधन थे मानव संसाधन। उसमें मैंने आपको बताया था कि मानव को संसाधन क्यों कहा गया, क्योंकि मानव अपनी उपयोगिता के आधार पर चीजों का उपयोग कर सकता है, इसीलिए मानव सबसे अच्छा संसाधन कहलाता है। आइए देखते हैं कि देखो, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। कैसे? ये देखो कि लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो उपयोग में नहीं आ रही थी, जो लोग होते हैं वो उसे भी उपयोगी, अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं। यानी कि किसी अनुपयोगी चीज को भी उपयोगी बना लेना ये मानव के हाथ में है, इसीलिए मानव ही सबसे बड़ा संसाधन कहलाता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। आगे देखते हैं, जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या, अगर मैं बात करूं जनसंख्या वितरण की, कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। देखो, वितरण मतलब बच्चों बांटना, फैला हुआ होना। तो यहां अपने अगर मैं पूरे विश्व की जनसंख्या वितरण की बात करूं, जैसा कि आपको पहले भी पता है, हमारी पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से पर क्या है, पानी, और लगभग 30% हिस्सा क्या है, स्थलीय हिस्सा है। और इस स्थलीय हिस्से के अंदर भी पर्वत भी आते हैं, बड़े बड़े पठार भी आते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी हैं जिन पर लोगों का रहना संभव नहीं है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि लोगों का वितरण कैसे हुआ है, किन क्षेत्रों के अंदर लोगों की संख्या क्या है। जैसे कि देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90%, यानी कि जितनी भी विश्व की जनसंख्या है उसका 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी कि इस 30% के भी 30% पर और बाकी के भाग पर कोई भी लोग निवास नहीं करते। यानी कि वो निवास जो है वो अनुकूल परिस्थितियों के तहत नहीं है। यानी कि या तो वो पहाड़ियां हैं, या वो गहरी खाइयां हैं, या ऐसे स्थान हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, या ऐसे स्थान हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है जहां आम लोग निवास या लोग निवास नहीं कर पाते। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 यानी कि 75% लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अगर विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या देखूं तो वह एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहती है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की जो जलवायु है वो लगभग अनुकूल जलवायु है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, और अगर इनमें से भी 60% लोगों की बात करूं तो वे विश्व के 10 देशों में रहते हैं। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या घनत्व। देखो बच्चों, जनसंख्या घनत्व से मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अपने जनसंख्या घनत्व। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मान लो एक निश्चित क्षेत्र है प्रति इकाई वर्ग मीटर, तो इसके ऊपर कितने लोग रह रहे हैं ये उसका क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। जैसे कि अगर हम अपने उदाहरण के तौर पे देखें, मान लो कोई एक वर्ग मीटर क्षेत्र है और वहां 10 लोग रह रहे हैं, तो वहां का जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, 10। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं या भूपृष्ठ की बात करूं, तो पूरे भूपृष्ठ को देखा जाए और व्यक्तियों की या जनसंख्या को देखा जाए तो उसके हिसाब से बांटने पर हर एक किलोमीटर के अंदर या हर एक 1 किलोमीटर वर्ग एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 51 निकलेगी। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और इनमें पहला है भौगोलिक कारक, और उसमें भी स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, मान लो कोई बड़ी पहाड़, या जैसे मैं हिमालय की बात करूं तो आपको पता है हिमालय के अंदर बड़ी बड़ी चोटियां हैं, क्या उन चोटियों पे कोई रहता है, नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं जो स्थलाकृति है, क्या ये
जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि जो पहाड़ियां हैं, बड़े पठार हैं, उन पर लोग नहीं रह सकते। लोगों को रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यानी कि मैदानी इलाकों की आवश्यकता होती है। तो मैदानी इलाकों पर ज्यादा लोग रहते हैं, किसकी बजाय? पहाड़ियों की बजाय। दूसरी मैं अगर बात करूं जलवायु, देखो बच्चों जलवायु कैसे निर्भर करती है। जैसे अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो वहां बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंडे इलाके में भी लोग नहीं रह पाते। ऐसे ही मैं सहारा मरुस्थल की भी बात करूं तो ये बहुत ही गर्म क्षेत्र है, तो लोग ठंडे और गर्म क्षेत्रों से बचते हैं, यानी कि ज्यादा संख्या जो है वो उन क्षेत्रों के अंदर होगी जहां ना तो ज्यादा ठंड है और ना ज्यादा गर्म इलाके हैं। तो जलवायु भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। मैं बात करता हूं मृदा की। मृदा कैसे प्रभावित करती है? देखो बच्चों, अगर उपजाऊ मृदा होगी तो वहां बढ़िया कृषि की जाएगी, और बढ़िया कृषि की जाएगी तो जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। तो लोग उन स्थानों पर ज्यादा जाते हैं जहां उपजाऊ मृदा हो, बजाय उसके जहां बंजर मृदा हो। तो मृदा भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। मैं बात करूं जल की, तो जल की उपलब्धता तो सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस स्थान के नजदीक या उस स्थान पर जाना चाहता है जहां अलवणीय जल, अलवणीय यानी कि मीठा जल प्राप्त हो। मैं बात करूं खनिज की, यानी कि अगर उद्योगों की बात करें तो जो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वो जहां से खनिज ज्यादा प्राप्त होते हैं उसके समीप लगाए जाते हैं। अब जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो वहां भी जनसंख्या घनत्व लगातार क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये थे बच्चों जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारक। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या वितरण के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। अगर मैं सामाजिक कारणों की बात करूं तो बच्चों हर एक व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाना चाहेगा जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, जहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यानी कि कुछ अनुकूल परिस्थितियां हो। तो ये सामाजिक कारण हुए। तो सामाजिक कारण भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं जनसंख्या वितरण के। मैं बात करूं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी कि जो धर्म से जुड़े हुए स्थान होते हैं। जैसे अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो वाराणसी, वाराणसी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए उपयोगी है। तो उसी सांस्कृतिक दृष्टि को देखते हुए वहां की जनसंख्या भी क्या है? अधिक है। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो कारण है वो भी एक जनसंख्या वितरण का बड़ा कारण है। आर्थिक के अंदर मैं उद्योगों की बात कर सकता हूं, यानी कि जहां उद्योग ज्यादा होंगे वहां लोगों की संख्या अपने आप ज्यादा होगी। यानी कि ये क्या थे? हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या परिवर्तन की, कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। तो हर एक 10 साल के अंदर जनसंख्या की संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि, जैसे अगर मैं भारत के हिसाब से बात करूं तो भारत में हर एक 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। अगर इसमें निश्चित अवधि को 10 साल लूं तो 10 साल के अंदर भारत की जनसंख्या के अंदर जितना परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा? भारत का जनसंख्या परिवर्तन। के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से, अब मैं बात करूं सन 1804 की, तो सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, और वहीं 150 वर्षों बाद यानी कि 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब, यानी कि कितनी होगी? उसके 3 गुना। इसीलिए इसे कहते हैं जनसंख्या का विस्फोट हो गया, यानी कि जनसंख्या एक बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ गई। और 1999 यानी कि इसके 30 वर्ष के बाद मैं बात करूं तो 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब होगी। आप देख सकते हो बच्चों, 1 अरब से 3 अरब होने में 150 साल लगे, जबकि 3 अरब से 6 अरब होने के अंदर मात्र 30 साल लगे। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे है बच्चों प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज आगे अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है, जन्म दर बढ़ी है, मृत्यु दर घटी है। जन्म दर का मतलब प्रति 1000 बच्चों में जन्म या जीवित जन्म लेने के बाद जीवित रहने वाले बच्चे। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के कारण अब बच्चों की जो संख्या थी, जन्म के बाद मरने वाले बच्चों की संख्या, उसमें कमी आई है, यानी कि जन्म दर में वृद्धि हुई है। और मृत्यु दर यानी कि प्रति 1000 में मरने वालों की संख्या, उसमें भी क्या आई है? कमी आई है। इसका यही कारण है कि जनसंख्या अचानक से क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी।
इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है और जन्म दर का बढ़ना है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है और मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या संगठन की, कि जनसंख्या संगठन क्या होती है। देखो बच्चों, जनसंख्या संगठन जो है ना, ये हमें बताता है कि किसी देश के अंदर या किसी महाद्वीप के अंदर किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने किस रोजगार से जुड़े हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं। इन सब आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो उसे ही बोलते हैं जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। देखो बच्चों, एक कारक होता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी का उपयोग हर एक देश अपने हिसाब से करता है। यानी कि अगर कोई कम क्षेत्र में भी अधिक जनसंख्या रह रही है तो ऐसा नहीं है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर रह जाएगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। यानी कि दोनों देशों का क्षेत्रफल लगभग एक जितना है और दोनों में जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। दोनों की क्षेत्रफल और जनसंख्या एक जितनी होने के बावजूद भी जापान जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है एकदम, और जबकि बांग्लादेश जो है वो कमजोर है। अगर मैं संगठन की बात करूं तो आप यहां देख सकते हो, ये एक हमने जनसंख्या का पिरामिड तैयार किया है। इस पिरामिड के अनुसार आप देख सकते हो कि 0 से 4 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या ज्यादा, उसके बाद 5 से 9, 10 से 14, और ये संख्या जो है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि 80 वर्ष की उम्र की भी अगर मैं बात करूं तो वहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पा रहे हैं। लगातार मृत्यु दर यानी कि जो भी जनसंख्या थी वो घटती जा रही थी। इस उम्र तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम थी। तो ये हमारे पास एक जनसंख्या का क्या है, पिरामिड है। यानी कि कैसे हमने जनसंख्या को व्यवस्थित की है, और इसमें भी हमने पुरुषों को और महिलाओं को अलग अलग दर्शाया है। यहां देखो कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं। जहां कि आप देख सकते हो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि 45 से 49 आयु वर्ग के पुरुष कितने हैं, तो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। ये देखो, ये जो पुरुष हैं ये 45 से 49 आयु वर्ग के हैं। वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। यानी कि कैसे जनसंख्या पिरामिड की मदद से उस देश का जनसंख्या संगठन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ हर एक आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया है। हर एक आयु वर्ग के लोगों की पुरुषों की संख्या मैं बता सकता हूं, हर एक आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या मैं बता सकता हूं। जैसे कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित यानी कि रहने वाले लोगों की संख्या भी बताता है। यानी कि देखो, यहां से मैं इनकी कुल संख्या का अनुमान भी लगा सकता हूं सभी को जोड़कर। युवा आश्रित लोग यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्यरत आयु वर्ग, यानी कि कार्यरत जिसे कहते हैं 15 से 65 साल के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यानी कि यहां मैं अलग अलग दिखा सकता हूं कि कितने लोग कार्यरत जनसंख्या का हिस्सा हैं, कितने लोग वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा हैं, और कितने अभी बाल्य अवस्था के अंदर हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय मानव संसाधन यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि मानव कैसे एक संसाधन है। तो बच्चों, इस अध्याय के साथ हमारा भूगोल भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।